Okay, ma'am. Good afternoon. Now you can continue. Okay. Good afternoon, students. आज हमारा टॉपिक है इक्विटी एंड इक्वलिटी। सबसे पहले तो मैं इक्विटी और इक्वलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ कि दी टर्म इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, अर्थात निष्पक्षता और समानता। निष्पक्षता यानी कि सोशल जस्टिस। इक्विटी मीन्स फेयरनेस, इक्वलिटी मीन्स समानता, यानी कि निष्पक्षता और समानता। आज हमारा टॉपिक है इक्विटी एंड इक्वलिटी, यानी कि इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी एंड रीजन। सबसे पहले तो मैं इक्वलिटी के बारे में बता दूं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्पष्ट रूप से आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक इक्वलिटी के बारे में डिटेल से बताया गया है। डिटेल से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है। कानून जो भी भारत में कानून बनाया जाएगा उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सब समान है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 समझ में आ गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ। सबसे पहले तो मैंने इक्विटी और इक्वलिटी के बारे में बताया। इक्विटी क्या है? निष्पक्षता, यानी कि फेयरनेस, सोशल जस्टिस। इक्विटी जो है वो प्रोसेस है और इक्वलिटी जो है वो आउटकम है, यानी कि समानता देना। ये हमारा बाहरी कार्यक्रम है और प्रोसेस क्या है? इक्विटी, यानी कि निष्पक्षता और समानता। तो आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने सभी समान है, किसी के साथ लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे ये आर्टिकल समझने बहुत जरूरी है इक्विटी और इक्वलिटी को समझने के लिए। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोसेस टू पब्लिक एरिया। सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया, यानी कि जितने भी सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक एरिया है, उस पर सभी को बराबर का हक है। कोई किसी के साथ जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पब्लिक प्लेस को इस्तेमाल करने के लिए या पब्लिक एरिया में आने जाने के लिए या किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे आपको कोई भी कार्यक्रम करने के लिए आपके साथ किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक नौकरी को प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। सार्वजनिक नौकरी प्राप्त करने के लिए या सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा,
बल्कि सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो जिस योग्य है, योग्यता के आधार पर उनको अवसर दिया जाएगा। लिंग, भाषा, क्षेत्र, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को योग्यता के आधार पर समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये आर्टिकल 16 में हमें दिया गया है। ये फंडामेंटल राइट है जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के भेद को मिटा दिया गया है। हमारे जो प्राचीन समय में कुछ जाति या कुछ वर्ग को छुआछूत के आधार पर अलग कर दिया गया था या उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वो भेदभाव खत्म कर दिया गया है संविधान के आर्टिकल 17 में, कि छुआछूत का कोई भी अगर कोई केस ऐसा आया कि किसी भी व्यक्ति को जाति या वर्ग के आधार पर कुछ भी भेदभाव किया गया तो उसे कानूनी रूप से सजाएं दी जाएगी। तो ये अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। छुआछूत का जो व्यवहार था वो खत्म कर दिया गया है। इसके आधार पर जाति वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18, आर्टिकल अनुच्छेद 18 में ओबलिशन ऑफ टाइटल, जो भी पदवियां दी जाती थी अंग्रेजों के टाइम में, खान बहादुर, शाह बहादुर, राज बहादुर, ये ऐसी वाली पदवियां खत्म कर दी गई हैं। केवल शिक्षा के आधार पर या सेना में पदक दिए जाएंगे, बाकी कोई किसी को पदवी नहीं दी जाएगी। जो अंग्रेजों के टाइम में पदवियां दी जाती थी, राय बहादुर, खान बहादुर, शाह बहादुर, ऐसी वाली पदवियां खत्म कर दी गई हैं। केवल शिक्षा के आधार पर या सेना के आधार पर जो पदक दिए जाएंगे, इसके अलावा कोई पदक नहीं दिया जाएगा, कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिए गए हैं, जिनका पालन गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। यानी कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या डिसेबिलिटी के आधार पर कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्लास, रिलीजन, डिसेबिलिटी एंड रीजन एंड जेंडर। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी रूढ़िवादिता थी, जितनी भी हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप क्लासेस थी, उनको खत्म कर दिया गया है। ये हमारे कानून बना दिए गए हैं हमारे संविधान में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, आर्टिकल 18 तक, ये आपको बता दिया गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी सरकारी नौकरियां हैं, उनके योग्यता के आधार पर समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। छुआछूत को समाप्त किया जाएगा। जो पदक दिए जाते हैं उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं अलग अलग इसका बताती हूँ कि क्या क्या इक्वलिटी और इक्विटी है। लिंग संबंधी निष्पक्षता तथा समानता, जेंडर रिलेटेड इक्वलिटी एंड इक्विटी। हमारे समाज में आज भी रूढ़िवादिता है। लिंग के आधार पर अभी भी भ्रामक धारणाएं बनाई गई हैं, एक स्टीरियोटाइप चीजें बनाई गई हैं कि महिलाओं को, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश होने के कारण महिलाओं को
उतना महत्व, उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। उसके आधार पर जो आज भी भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव हमारे कानून ने हमारे देश के कानून ने इसका समाधान कर दिया गया है। फिर भी आज हम कितने बायस और पूर्वाग्रह हम देखने को मिलता है, कितनी रूढ़िवादी धारणाएं देखने को मिलती हैं, जिससे महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो हमारे टीचर के ऊपर भी ये उत्तरदायित्व है, अध्यापकों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि वह महिलाओं को सम्मान करे, रिस्पेक्ट टू वोमन, कि जो भी समाज में स्त्रियां हैं उनको पुरुषों से कम सम्मानित ना किया जाए, बल्कि उनको पुरुषों की तरह प्रधानता दी जाए। उन नारियों को कमजोर ना माना जाए। नारी ना बुद्धि से कमजोर है, ना वैसे कमजोर है, तो उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरी समानता दी जाए। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन्हें दूर किया जाए और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। मोटिवेशन टू गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि लिंग संबंधी रूढ़ियां या पूर्वाग्रह को समाप्त करके बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाए, उनको जो भी उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, बल्कि योग्यता के आधार पर अगर महिलाएं बालिकाएं आगे आती हैं तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाए। पुरुष एवं स्त्री के प्रति सम्मानित दृष्टिकोण का विकास किया जाए, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन रिलेटेड व्यू टू मैन एंड वोमेन। शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि वह समाज में नारी एवं पुरुष में सह अस्तित्व को बनाए रखे, जिससे समाज ये समझ सके कि नारी के अभाव में इस संसार की सृष्टि संभव नहीं है। बिना नारी के ये संसार नहीं चल सकता। नारी के प्रति भेदभाव करना अपराध ही नहीं, बल्कि समाज के विनाश की नींव डालना है। कि अगर हम नारी के साथ भेदभाव करते हैं तो ये एक अपराध तो है ही है, बल्कि समाज के विनाश में भी नींव डालता है। समाज को नवीन दिशा प्रदान करने के लिए महिला और पुरुषों को बराबर का हक दिया जाना चाहिए, बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए और समानता दी जानी चाहिए। जितनी भी महान स्त्रियां हैं, मानो जैसे सरोजिनी नायडू, महारानी लक्ष्मीबाई, सती अनुसुईया, गार्गी, शबरी, ऐसी कई लौकिक और परलौकिक समाज में दोनों तरह की कार्य करने वाली महिलाओं का नाम उच्च कोटि से लिया जाता है, महान स्त्रियों में लिया जाता है, ग्रेट वोमेन की लिया जाता है। तो हमें उसके बारे में बार बार एक्सप्लेन करके इस लिंग के आधार पर भेदभाव की स्थिति को समाप्त करना होगा। स्त्रियों की महानता के संबंध में प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। प्रेजेंट द एविडेंस इन रेफरेंस टू वुमेन ग्रेटनेस, यानी कि समाज में महिलाओं के भेदभाव को खत्म करने के लिए महान स्त्रियों की गुणगान करने चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमारे आज भी रामायण, महाभारत आदि में महिलाओं का नाम पहले आता है। जैसे सीता राम, राधे श्याम, यानी कि सीता और राधा दोनों का नाम राम और कृष्ण से पहले लिया जाता है। तो प्राचीन काल में भी नारियों को सम्मान माना जाता था, उनको शक्ति के रूप में प्रतीक माना जाता था। तो लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण का विकास। लिंग संबंधी पूर्वाग्रह, बायस, जितनी भी स्टीरियोटाइप चीजें हैं उनको समाप्त करने के लिए, महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, उनकी भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमें महिला सशक्तिकरण का एक संगठन भी बनाना चाहिए। उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि पुरुषों में भी उसको बढ़ चढ़कर कार्य करना चाहिए, जिससे ये लिंग संबंधी बायस और स्टीरियोटाइप जो परंपराएं हैं उनको खत्म होना चाहिए।
स्त्रियों की योग्यता का अधिक प्रयोग करना चाहिए। मोर यूज ऑफ एबिलिटी ऑफ वुमेन। महिलाओं की योग्यता का सम्मान करना चाहिए, उनकी योग्यता का उपयोग करना चाहिए, उनके निर्णयों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी प्रतिभा की चर्चा करनी चाहिए, उनकी व्याख्या करनी चाहिए और उनके स्त्रियों के प्रतिभाओं को विकास को और उपयोग में कोई बायस या कोई भी रूढ़िवादी चीज नहीं आनी चाहिए, यानी कि उनके प्रति किसी किस्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिलाओं में भी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि महिला भी इसके प्रति जागरूक हो, और जब तक महिला खुद अपने लिए जागरूक नहीं होंगी तब तक ये विकास संभव नहीं है। और नारी को भी नारी के प्रति जो है आदर रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मैंने कई आज भी समाज में ये देखा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। तो ये खत्म होना चाहिए। महिलाओं के अंदर एक अवेयरनेस आए, शिक्षा के द्वारा और टीचरों के द्वारा ऐसे कार्यक्रम कराए जाएं, ऐसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह और विधवा पूर्ण विवाह, ऐसी चीजों को बार बार चर्चा करके और बार बार नाटक के द्वारा या कोई भी ऐसे छोटे छोटे झलकियों के द्वारा या गीतों के द्वारा इनके अंदर एक प्रेरणा पैदा करनी चाहिए, एक अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन कुकृतियों को दूर किया जाए, बल्कि समाज में सुव्यवस्था लानी चाहिए, विधवा पूर्ण विवाह होना चाहिए, सती प्रथा खत्म होनी चाहिए, पर्दा प्रथा खत्म होनी चाहिए, महिलाओं को योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, उनकी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी के बिना ये समाज विनाश की ओर चला जाएगा। अगर हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे, नारी को बराबर की समानता नहीं देंगे, तो ये समाज जो है पतन की ओर चला जाएगा। तो हमें इस समाज को सुसंगठित करने के लिए अपनी एक कल्चर, न्यू कल्चर पैदा करनी चाहिए, जिसमें ये जितनी भी स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी परंपराएं हैं या लिंग के आधार पर बायस करने की जो भी चर्चाएं हैं, इनको खत्म करना चाहिए। इसमें स्त्रियों और पुरुषों को, दोनों को, वर्गों को काम करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितनी हमारे सामाजिक संगठन है, जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, इन्हें भी आगे बढ़कर सचेत होकर, बल्कि अच्छे ढंग से कार्य करके इनकी जागरूकता को बढ़ाना चाहिए और इनके लिए कार्य करने चाहिए। क्योंकि केवल कानून बनाने से, इसे अपराध सिद्ध करने से हमारी जितनी भी बायस है या हमारी रूढ़िवादिता है, वो खत्म तभी हो सकती है जब हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी। नारी नारी के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखे और पुरुष भी इसमें बढ़ चढ़ कर बात ले, तो हमारे अंदर ये इक्वलिटी और इक्विटी पैदा हो सकती है। तो ये था लिंग के आधार पर जो जेंडर के रिलेशन था, जिसमें इक्विटी और इक्वलिटी की बात की गई थी। अब है जाति संबंधी निष्पक्षता और समानता, यानी कि कास्ट रिलेटेड इक्वलिटी एंड इक्विटी। मैंने बताया कि इक्विटी जो है वो फेयरनेस है, यानी कि निष्पक्षता, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, ये है हमारा प्रोसेस। बाकी आउटकम क्या है? इक्वलिटी। जब हम निष्पक्षता की बात करते हैं तभी हम इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी जो है जब तक प्रोसेस में नहीं आएगी, इक्वलिटी की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इक्विटी और इक्वलिटी दोनों अपने आप में एक दूसरे की पूरक है। निष्पक्षता यानी कि सोशल जस्टिस, हमारा सामाजिक न्याय। तो आज भी हम चाहे कितने भी कानून बना ले, फिर भी हम आज देखते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हमारे देश में मेन 4 जातियां हैं: ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये काम के आधार पर वर्ग बना दिए गए थे, जो कि आज के टाइम में इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो कास्ट के लेकर पैदा नहीं होता।
कोई भी मनुष्य जो है वो कास्ट से पैदा नहीं होता, मनुष्य मनुष्य ही होता है, बाद में उसको कास्ट की संज्ञा दे दी जाती है। ब्राह्मण वो है जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो। ये ब्रह्म का ज्ञान, आपने देखा है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, जबकि वो किस जाति का था वो सभी जानते हैं। तो रविदास के बारे में देखिए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण केवल शिक्षा देने का कार्य करेगा, ज्ञान बांटने का कार्य करेगा, बाकी जातियों को इससे विमुक्त किया जाएगा। इसके लिए हमारा जो कानून है वो भी मैंने बताया, शुरू में ही मैंने बता दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वलिटी, यानी कि सामाजिक समानता का प्रदान किया गया है। इक्वलिटी ऑफ बेसिक नीड्स, यानी कि जितनी हमारी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, ये सभी को सब चाहे वो किसी भी जाति का है उसे समानता के आधार पर दिया जाना चाहिए। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मण युग में, ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुए बच्चे ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। जातिवाद का उन्मूलन किया गया है, एवोल्यूशन ऑफ कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद को बिल्कुल समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। ऊंची जाति निम्न जाति कोई इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने महाभारत में भी ये पढ़ा होगा कि एकलव्य की कहानी, कि युधिष्ठिर जी को, सॉरी, अर्जुन को द्रोणाचार्य ने धनु विद्या सिखाई थी, जबकि एकलव्य ने युधिष्ठिर का सामने पिक रखकर और वो धनु कला में अर्जुन से भी आगे बढ़ गया था। तो ये बात नहीं है कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनमें कोई योग्यता कम है, ऐसा नहीं है, बल्कि निम्न जातियों में भी योग्यता उतनी ही है जितनी उच्च जाति में। ब्राह्मण कुल से या क्षेत्रीय कुल से पैदा हुआ बच्चा योग्य है या उनमें बुद्धि अधिक है, निम्न जाति में बुद्धि कम है, ऐसा नहीं है। कई उदाहरण मैं बता सकती हूँ जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो किसी से कम नहीं होते योग्यता के आधार पर। तो हमारे कार्य और व्यवहार में जातिगत समानता को ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षकों को भी ये परामर्श मांगना चाहिए कि निर्देशन देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए कि जाति के आधार पर जो रूढ़िवादिता है और जो परंपरागत है या जाति के आधार पर बायस किया जाता है, जाति के आधार पर कोई रूढ़ी स्टीरियोटाइप परंपराएं अपनाई जाती हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए, जातिवाद का उन्मूलन किया जाए, बल्कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाए समानता लाने के लिए। शिक्षक को प्रत्येक छात्र में को योग्यता के आधार पर, रुचि के आधार पर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए, उन्हें परामर्श दे, निर्देशन दे कि उनके जाति के आधार पर कार्य और व्यवहार में कोई संबंध नहीं होता, बल्कि उन्हें उपयोगी, जितने भी वो योग्यता है उन्हें उपयोगी है, उन्हें उस कार्य को करना चाहिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन करना चाहिए, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 17 में हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो अपराधी होगा और उसे सजा भी दी जाएगी, वो कानून का उल्लंघन करने वाला है, चाहे वो शूद्र वर्ण का है चाहे वो ब्राह्मण वर्ण का है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके साथ आत्मीय व्यवहार किया जाएगा। शिक्षकों को चाहिए कि वो शूद्र के साथ भी उतना ही आत्मीय व्यवहार करे जितना उच्च कोटि का। आपने देखा है कि रामायण में श्री रामचंद्र जी शबरी के घर में वो गए थे, तो उनके बेर खाए थे जूते। तो जब हमारे रामायण में ये लिखा हुआ है कि कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो निम्न जाति है चाहे वो उच्च जाति का है, तो जब वहां भेदभाव नहीं किया गया तो हम भेदभाव नहीं करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में भी समानता का व्यवहार किया जाएगा, जैसे कि हमारे आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि योग्यता के आधार पर
समान अवसर दिए जाएंगे। नौकरियों में, रोजगार के क्षेत्र में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण भी प्रदान किया गया है जब तक इनके साथ कोई न्याय नहीं होता। तो इक्विटी और इक्वलिटी के क्षेत्र में हमें कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। प्रवेश में इक्वलिटी टू एंट्रेंस, किसी किस्म का, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो चिकित्सीय कॉलेज हो या अपने बीएड कॉलेज है, किसी के जाति के आधार पर कोई बायस या कोई रूढ़ियां या कोई शत्रुता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, बल्कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे बायस को खत्म किया जा सके, पूर्वाग्रह को खत्म किया जा सके, रूढ़ियों को खत्म करना चाहिए। निम्न वर्ग के लोग, निम्न जाति के लोग भी अपने अपनी क्षेत्र में आगे बढ़ सके, तो जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विकास के क्षेत्र में भी समानता, इक्वलिटी इन डेवलपमेंट फील्ड, यानी कि सरकार द्वारा दलित एवं पिछड़ी जातियों को धनहीन मानकर इन जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिसके से वो भी अपना विकास कर सके। जो वो पिछड़ी जातियों के हैं और उच्च जातियां अगर धनवान है, तो दलित और पिछड़ी जातियों को, धनहीन जातियों को, व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाए, उन्हें इकोनॉमिकली हेल्प किया जाए, उनको भी योजनाओं में लाभ उठाने के लिए धनवान व्यक्तियों के बराबर किया जाए, और मूल्यांकन में भी किसी किस्म का कोई भेदभाव ना किया जाए। मूल्यांकन में समानता होनी चाहिए। छात्र अगर वो ब्राह्मण जाति का है, वो संस्कृत पढ़ सकता है, तो निम्न वर्ग के, जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, वो भी संस्कृत भाषा को पढ़ सकते हैं। उनको इस प्रकार की रूढ़ियों को हटाकर शिक्षक जो है उनका मूल्यांकन बिना भेदभाव के, बिना बायस के, उनको कोई बायस होकर उनका मूल्यांकन ना करे, बल्कि रूढ़िवादियों को खत्म करें। लिंग के आधार पर और जाति के आधार पर हमारे कानून पास किए गए हैं। अगर कोई भेदभाव करता मिलेगा तो अपराधी सिद्ध तो है ही, फिर हमारे समाज का भी पतन है। इसलिए समाज के अंदर जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले को अपराधी माना जाएगा, और सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे कानून पास किए हैं कि निम्न जातियों को, पिछड़ी जातियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। शिक्षा की योग्यता, जो योग्यता है, उसको समान अवसर प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। इक्वल रिस्पेक्ट की भावना दी गई है, यानी कि सभी को आदर दिया गया है। कोई भी सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी लिंग का है। उनके अंदर कोशिश करनी है कि राजनीति के आधार पर भी समानता है, धर्म के आधार पर भी समानता प्रदान की गई है। आज के लिए इतना है। कल कराएंगे क्लास रिलेटेड एंड रिलीजन और रीजन और डिसेबिलिटी। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया, इतना ही। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन?